नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में वह कौन सा नेता है जिसका नाम खंजर घोंपने वाले, पीठ में खंजर घोंपने वाले नेता के रूप में एक नंबर पर लिया जाता है? यह मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आप ही बताइए उस नेता का नाम जिसको लोग पीठ में खंजर घोंपने वाले एक नंबर के नेता के रूप में जानते हैं। मैं तो नहीं जानता। अब आपके अंदर सवाल चलता जरूर खड़ा हो गया होगा कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं। तो उसका कारण है, आपके मन में सवाल होगा, आप नहीं पूछ रहे हैं, मैं आपकी तरफ से आपसे ही पूछ रहा हूं। वो कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बुधवार को एक सवाल करते हुए एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे पीठ में खंजर घोंपने वाले नेता क्रमांक 2 हैं। ये उनकी मराठी में बोल रहे थे, मराठी में उनकी शैली अलग थी, जिस्ट यही था, भाव यही था। उन्होंने अपने भाषण के दौरान ही कहा था, एक नंबर का नेता जब पहले पूछा जाता था, पीठ में खंजर घोंपने वाला एक नंबर नेता कौन है, जब ये सवाल पहले किया जाता था, एक आकृति आती थी, सामने एक चेहरा आ जाता था। आप लोगों को तो पता ही होगा, ऐसा चंद्रकांत पाटिल ने श्रोताओं से पूछा था। फिर बोला, लेकिन आज एक और आकृति आती है, वो एक 2 नंबर का नेता कौन है जो पीठ में खंजर घोंपता है? तो उन्होंने कहा वो उद्धव ठाकरे हैं। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं ये तो अभी स्पष्ट होगा, आगे वो बताएंगे कि नहीं बताएंगे। लेकिन जो समझ में आ रहा है वो ये है, उनके दिल की टीस है, उनके हृदय का दर्द है, उनके दिल की आह है जो ये कह रहे हैं। अब थोड़ा सा पीछे चलिए। 2018-19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना दोनों ने गठबंधन बना के विधानसभा का चुनाव लड़ा था। दोनों के मिलाकर के स्पष्ट बहुमत आया था। इतना इन दोनों की झोली को महाराष्ट्र के मतदाताओं ने ऐसा भर दिया था, ठूस के भर दिया था कि पूरे 5 साल दोनों साथ बैठ करके राज करते तो कोई 1 इंच भी हिला नहीं सकता था इन लोगों को। डिगाना तो भूल जाइए, एक जौ भी पीछे नहीं कोई कर सकता था। ऐसा स्पष्ट जनादेश महाराष्ट्र की सुविज्ञ जनता ने दिया था। लेकिन शिवसेना के अंदर एक बड़ा तबका ऐसा है जिसको मुख्यमंत्री कुर्सी तुरंत चाहिए थी। मैं उद्धव ठाकरे जी के बारे में यह बात कदापि नहीं बोलूंगा। मुझे पता है, मैं निजी तौर पे उद्धव ठाकरे जी को जानता हूं, वो कुर्सी के लालची नहीं है, कदापि नहीं। उनके पिता स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे चाहते तो मुख्यमंत्री क्या, वो चाहते तो उस समय ऐसा माहौल था, उस समय की सरकार कितने करीबी थे कि अगर वो जरा सी भी इच्छा प्रकट किए होते, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें राष्ट्रपति बना देते। कलाम से पहले इनका नाम चल गया होता और बन जाते, और भारत का सबसे प्रमुख पद पर, एक नंबर की कुर्सी पर स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे बैठ सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे कुर्सी की लालच नहीं है, मैं तो मेरे हाथ में रिमोट रखूंगा और सत्ता चलवाऊंगा। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी, मैं 95-96 बात कर रहा हूँ, उस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन ने बहुमत ला दिया था और दोनों की सरकार चली। सीएम शिवसेना के मनोहर जोशी सीएम बने, उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे जी बने और दोनों मिलकर सरकार चली। 5 साल तक चलती। 2-4 महीना पहले फील गुड के चक्कर में, केंद्र सरकार के बहकावे में आकर सरकार पहले चुनाव हो गया। खैर, चुनाव होने के 60 महीना पहले नारायण राणे को मुख्यमंत्री बना करके बाला साहब ठाकरे ने 2 एग्जाम्पल दिया। पहला मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाने का श्रेय लिया, दूसरा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जो सबसे अधिक वोटरों की संख्या वाली जाति है मराठा, उस समाज से आते हैं नारायण राणे। तो नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाकर मराठा समाज को संदेश दिया कि हम वो वही चाहते हैं जो आप लोग चाहते हो। मराठा समाज को ये लगता है कि उनके समाज से ही कोई मुख्यमंत्री हो। महाराष्ट्र में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका परसेंटेज तो 18 से 20% है ही है, लेकिन ओबीसी आदि उनके मिला करके वो बहुत प्रभावशाली वर्ग में आते हैं। जाति उनकी बहुत प्रभावशाली है महाराष्ट्र में। ये पुरानी बात हो गई। बाला साहब ठाकरे लालची नहीं है। उद्धव ठाकरे में भी रत्ती भर लालच राजनीति में सरकार बनाने के लेकर के, खुद मुख्यमंत्री बनने को लेकर के नहीं थी।
वो तो ट्रैप में फंस गए। सच्चाई है, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक होंगे वो यही बात कहते हैं, उद्धव ठाकरे जी नहीं चाह रहे थे मुख्यमंत्री बनना। उन्हें शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा शरद पवार, जिसे चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने उलझा दिया, फंसा दिया। और शिवसेना की तरफ से चाणक्य कहलाने वाले संजय राउत, सामना के संपादक, ने शिवसेना की तरफ से फंसा दिया और ऐसा कर करा के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बना दिया। उनके मन में ये बीजारोपण कर दिया कि आप मुख्यमंत्री बनिए, आप नहीं बनेंगे तो शिवसेना कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और पीछे की बात सोचते हैं। उस चुनाव में बहुमत मिलने के बावजूद दोनों में मनमुटाव हो गया। उद्धव ठाकरे जी कहने लगे, चाणक्य उनके संजय राउत कहने लगे कि अमित शाह माने उस समय भाजपा अध्यक्ष और उद्धव ठाकरे जी अर्थात शिवसेना प्रमुख, इन दोनों के बीच में बंद कमरे में समझौता हुआ था कि सरकार अगर आएगी तो 2.5 साल का मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, 2.5 साल का मुख्यमंत्री भाजपा का होगा और मंत्रियों का कोटा आधा आधा रहेगा। यह केवल बंद कमरे में 2 लोगों के बीच बातचीत हुई थी, अमित शाह और उद्धव ठाकरे। ऐसा केवल उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना के लोग कह रहे हैं, भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं कह रहा। उस समय की जो सभाएं होती थी, जिस सभा में उद्धव ठाकरे जी बैठे रहते थे, भाजपा के आला नेता थे, अमित शाह हुआ करते थे, देवेंद्र फडणवीस हुआ करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, ये सब लोग अपने भाषण में यही कहते थे कि महाराष्ट्र के उस समय के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, देने जाए। तो मतलब उस समय कभी भी शिवसेना का एक भी नेता, एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं कहा, उम्मीदवारों में कोई ने नहीं, किसी ने नहीं कहा कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री उनका होगा। वो बंद कमरे में क्या चर्चा हुई थी, ये तो बात केवल 2 जन जाने। बाद में सबको कहने लगे तो केवल 1 जन कहने लगे, उद्धव ठाकरे जी। बात उधर से बिगड़ती गई। उसमें सबसे अधिक गलती उस समय के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस की है। मी पुनः येईन, मैं फिर से आऊंगा, मैं समुद्र की लहर हूं, इसमें अभिमान था, घमंड था। यह बोल करके उन्होंने गलती किया। खैर, जिस भी अलग सेंस में बोले थे वो कोई जरूरी नहीं था कि इस सेंस में बोले थे। दिवाली के मौके पर पत्रकारों से जब चाय नाश्ता के लिए बुलाते हैं, एक परंपरा है महाराष्ट्र में, उस समय भी उन्होंने बोला था, एक भाषण में बोला था। तो उनका इरादा मखौल मजाकिया उसमें था, लेकिन मीडिया ने छाप दिया और ये उन्हें पकड़ने का मौका मिल गया, मी पुनः येईन। और इसी बीच राष्ट्रपति शासन लग गया। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार से मिलकर के एक रात ऐसा हुआ, भोर में ही देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पर शपथ ले ली और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। सारे के सारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सारे विधायकों का हस्ताक्षर वाला पत्र कि हम देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन देते हैं, राज्यपाल को दिया गया। सारे के सारे। तो इसमें 1001% शरद पवार की सहमति थी। शरद पवार की सहमति के बिना यह संभव ही नहीं था। शरद पवार 1 नंबर के चाणक्य हैं। शपथ ग्रहण हो गया। उस समय जो सूत्र बताते हैं कि शरद पवार जी का और अमित शाह का कुछ और चल रहा था। वो ये चल रहा था, केंद्र में कृषि मंत्रालय इनकी बेटी सुप्रिया सुले को दे दी जाए और किसी भी हालत में कृषि मंत्रालय वो अन्य दल को देने के लिए भाजपा तैयार नहीं थी। महाराष्ट्र और देश पूरा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। 70% लोग कृषि पर आधारित हैं, खेती पर आधारित रहते हैं। भले नौकरी करते हो लेकिन खाते तो अन्न है ना। तो खेती प्रमुख है महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए। महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से शरद पवार को कृषि चाहिए था। देश के दृष्टिकोण से भाजपा किसी भी हालत में देने को तैयार नहीं थी। वह गणित बिगड़ गया। वहां गणित बिगड़ गया तो शरद पवार ने उल्टी चाल चल दिया और जो बुजुर्ग नेता हैं नाराज हो गए और धीरे धीरे एक एक करके सारे जो विधायक इनके अजीत पवार के साथ गए थे वो आने लगे शरद पवार से मिलने और अजीत पवार कोप भवन में चले गए, बाहर चले गए, किसी से मिलना जुलना बंद कर दिए। खैर अंततः 3 दिन में वो सरकार खत्म हो गई। अब नया खेल शुरू हुआ। राष्ट्रपति शासन लगा था वो खत्म हो गया क्योंकि सरकार बन गई। अब शरद पवार ने नया गेम किया, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार किया क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास हमारे पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, 15-15 साल मंत्री रहे हैं, वो आपके बेटे आदित्य ठाकरे के अंडर काम करने को तैयार नहीं है।
ठाकरे परिवार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो जो और पार्टी के लोग हैं, माने शिवसेना के ही जो लोग हैं, वो बगावत कर सकते हैं, अपनी राह अलग पकड़ सकते हैं। आदित्य ठाकरे पहली बार विधायक बने, एकदम तरुण है, तो अपनी पार्टी को संभालने के लिए प्लस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को संभालने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, ऐसा आग्रह शरद पवार ने उद्धव ठाकरे जी से किया। और मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी कई सभाओं में कह चुके थे कि मैंने अपने स्वर्गीय पिता को उनके अंतिम क्षण में आश्वासन दिया था, एक बार आपके पार्टी का मुख्यमंत्री जरूर बनाऊंगा। उद्धव ठाकरे जी कभी नहीं कहे हैं कि वो अपने को मुख्यमंत्री बनाने का वचन दिए थे, उन्होंने कहा था किसी शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। उद्धव ठाकरे जी लास्ट तक यही कहते रहे हैं। ये शरद पवार जी जो इस विश्व के सबसे बड़े चाणक्य कहलाते हैं, कम से कम छोटी छोटी पार्टी उनकी है, 4 सांसद हैं, लेकिन ख्वाब तो प्रधानमंत्री का देखते हैं। और चंद्रशेखर, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल का उदाहरण सामने रख करके वो जो ख्वाब देख रहे हैं, कहीं न कहीं उसमें तथ्य भी लगता है कि कितने सांसद उनके थे, प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का सपना देखने वाले शरद पवार जी हैं। सपना देखना बुरी बात नहीं है, सक्षम है, चाणक्य तो है ही है। तो चाणक्य नीति अगर चलेगी तो बन भी सकते हैं कुछ न कुछ, अगर बात बिगड़ी बनी कुछ हुआ तो लेकिन एक उन्होंने प्रयोग कर लिया, कट्टर राम भक्त, कट्टर हिंदूवादी पार्टी शिवसेना के नेता, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बन गए। किसके साथ? कट्टर मुस्लिमवादी पार्टी, कट्टर मुस्लिम को लिए जी जान देने वाली पार्टी कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सहयोग से। श्री राम भक्त उद्धव ठाकरे जी, शिवाजी महाराज को मानने उद्धव ठाकरे जी, अफजल खान को मानने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं के सहयोग से सरकार बना ली। फिरोज खान के पौत्र राहुल गांधी को मानने वाले लोग उनको समर्थन दे दिए। यही बाला साहब ठाकरे, इनके पिताजी आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मुसलमानों के बारे में क्या क्या शब्द यूज करते थे, हम सब गवाह हैं, उस समय के पुराने पत्रकार गवाह हैं। लेकिन सरकार बन गई। चलिए, मुद्दा यह है कि अब चंद्रकांत दादा पाटिल कहते हैं ऐसे कट्टर हिंदूवादी पार्टी के उद्धव ठाकरे जी से अब समझौता कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ऐसा चंद्रकांत पाटिल कहते हैं। उनको खंजर, पीठ में खंजर घोंपने वाला कहते हैं। पीठ में खंजर घोंपने वाला 2 नंबर, 1 नंबर कौन है ये हमें नहीं पता है अभी तक। पुराने राजनीतिज्ञ या हमारे से हम जब पत्रकारिता में आए हैं 35 साल हुआ, इसके पहले के पत्रकारों का कहना हुआ करता था कि उस समय की पार्टी को तोड़ करके अपना गुट बना करके उस समय के मुख्यमंत्री को पता नहीं चलने दिया, अपने को मुख्यमंत्री के रूप में प्रेषित करने वाले शरद पवार हुआ करते थे। उस समय चर्चा होती थी। लेकिन चंद्रकांत पाटिल कोई नाम नहीं लिया, इसलिए हम क्यों लेंगे, हमें थोड़ी पता है कुछ ऐसा किसको वो कह रहे हैं कि 1 नंबर पीठ में खंजर घोंपने वाला नेता कौन है, आप बताइएगा। लेकिन 2 नंबर का वह नेता उद्धव ठाकरे को बना रहे हैं। इसका मतलब क्लियर है कि भाजपा अब किसी भी स्तर पर शिवसेना से समझौता, गठबंधन करने के पक्ष में नहीं दिख रही। आपको लग रहा है कि नहीं जो मैं कह रहा हूं? चंद्रकांत पाटिल ने कहा है, लेकिन एक चीज है, राजनीति गजब की होती है। राजनीति में जो कहा जाता है ताव से, वह किया नहीं जाता। शरद पवार जी का उदाहरण ले लीजिए। शरद पवार जी के बारे में कहा था, जब वो कहते हैं पश्चिम जा रहा हूं तो समझ लीजिए पूरब में मिलेंगे। वो राजनीति में कुछ भी स्थायी परमानेंट नहीं होता, न दुश्मनी परमानेंट होती है, न मित्रता परमानेंट होती है। आज चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में उनसे दोस्ती, अब नहीं, मित्रता नहीं करेंगे, मतलब गठबंधन नहीं करेंगे, निजी संबंध रखने की बात अलग है। तो कल क्या होगा नहीं मालूम। राजनीति में अगर कोई परमानेंट चीज है ही नहीं तो कल कुछ भी हो सकता है। अब आप एक बात याद करिए, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की एक गुप्त बैठक हुई है, बंद कमरे में दोबारा बैठक हुई है सह्याद्री विश्राम गृह पर। ओबीसी आरक्षण को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाए थे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस भी थे भाजपा की तरफ से। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मिलना है उद्धव जी, अलग चलिए मिलिए, या उद्धव जी ने कहा कि देवेंद्र जी चलिए अलग से बात करेंगे, लेकिन दोनों एक बंद कमरे में मीटिंग किए हैं। ये हो चुका है। चर्चा बाद में कयास ऐसा लगा कि उद्धव जी ने उन्हें समझाया कि नारायण राणे को समझाइए, उन्होंने उनको सूचित किया कि समझाइए नारायण राणे जो पर्सनल हमला कर रहे हैं। उस समय नारायण राणे की महाराष्ट्र वाला जन आशीर्वाद यात्रा का दौर चल रहा था, वो गिरफ्तार हुए थे, छूट के आए थे और एकदम उग्र तेवर में थे, वही पीरियड। तो बंद कमरे में बैठक हुई है। एक और कयास, और संजय राउत सामना में राणे के कामों की सराहना भी करने लगे, परसों को संपादकीय में सराहना कर दिए हैं। उधर एक तरफ वो माहौल बन रहा है कि
फिर से कुछ भी हो सकता है। इधर चंद्रकांत पाटिल कहते हैं कि उद्धव ठाकरे पीठ में खंजर घोंपने वाला नेता है। क्या चक्कर है भाई, क्या मामला है, क्या ऐसा सही है? पहली बात और पहली बार ऐसा मैं सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हो पहली बार, कि भाजपा का इतना बड़ा कोई प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना पर ऐसा हमला कर रहा हो। मनसे वाले तो कर ही रहे हैं। 1897 में जब चार्ल्स लैंड प्रतिबंध लगा रहा था, उस समय लोगों को घरों से निकलने नहीं दे रहा था, तो वो मनसे वाले संदीप देशपांडे तो आरोप लगा रहे हैं कि ये उद्धव ठाकरे चार्ल्स लैंड है, जो उस समय जो अत्याचार उसने किया था, तो वैसे अत्याचार कोरोना को लेकर कर रहे हैं। तब प्लेग आया था, अब कोरोना आया है। बाकी लोग अलग अलग ढंग से कठोर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा ऐसा रुख नहीं अपनाई है, कभी नहीं अपनाती थी। आज भी भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उद्धव ठाकरे पर, पर्सनल उद्धव ठाकरे परिवार पर कोई हमला नहीं कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस भले कर ले रहे हैं हमला, लेकिन संशोधित करते हैं, वो तो संयमित नेता हैं। लेकिन भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, जेपी नड्डा हों अखिल भारतीय अध्यक्ष, या अमित शाह हों गृह मंत्री, ये लोग ठाकरे परिवार पर कभी निजी हमला नहीं करते हैं, आज भी नहीं कर रहे हैं। इससे पाटिल का ये बयान क्या मायने रखता है पता नहीं, समय बताएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो अपनी राय जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में कि वो 1 नंबर का नेता कौन है महाराष्ट्र में जो पीठ में खंजर भोंकता है। 1 नंबर कौन, 2 नंबर का नाम तो उन्होंने ले लिया है, आप जरूर बताइएगा, हम इंतजार करेंगे। और आप जो रिप्लाई देंगे, जो कमेंट करेंगे, उसका हम रिप्लाई भी देंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसको शेयर करिएगा, और हाँ, नेशनल न्यूज़ चैनल को, हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।